नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ठेस। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु ये एक आंचलिक उपन्यासकार इस नाम से मशहूर है। आंचलिक यानी ग्रामीण साहित्य, ग्रामीण कथा, ग्रामीण साहित्य बहुत ज़्यादा मात्रा में फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने लिखा है। तो प्रस्तुत जो कहानी है ठेस, ये भी एक आंचलिक कहानी है, यानी ग्रामीण कहानी है। ग्रामीण लोग किस प्रकार रहते हैं, उनका रहन सहन, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के लोगों के सन उत्सव त्यौहार, उनकी आदतें आदि का बहुत साहित्य में वर्णन जो है वह फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने अपने कहानियों में किया है। तो ऐसे ही फणीश्वरनाथ रेणु इनकी ये आंचलिक कहानी आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ठेस। दोस्तों, कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है, अपनी कलाकारी पर गर्व होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता भी है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है या उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रस्तुत कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का ही वर्णन किया है। वह मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई वगैरह जो है, वह बांस की तीलियों के झिलमिलाती हुई चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाने का काम करता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी उपजीविका भी चलाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। तो ऐसा ये सिरचन और उस सिरचन का वर्णन प्रस्तुत कहानी में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जो है इन्होंने किया है। क्या कहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, चलो देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। देखिए, सिरचन का व्यक्तित्व कैसा था कि खेती बाड़ी का अगर कोई काम हो तो गांव के किसान लोग जो थे वह सिरचन की गिनती ही नहीं करते थे। मतलब वह किसी काम का नहीं, ऐसा लोग उसे समझते थे। सिर्फ बेकार नहीं तो बेगार समझते थे। बेगार का अर्थ होता है कि बिना मजदूरी लिए किया गया काम, यानी बिना मजदूरी दिए अगर कोई काम करना हो तो ही सिरचन को बुलाया जाता था। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई सिरचन को बुलाने के लिए जाता भी नहीं था। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कोई सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी हो तो और बात है। देखिए, सिरचन को लोग क्यों नहीं बुलाते थे? क्योंकि वह समय पर काम आता नहीं था। बाकी के मजदूर खेत में आकर 1/3 काम पूरा करेंगे, तब ये रास्ते से आपको हिलता डुलता आता हुआ, हाथ में खुरपी लेकर आता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और इसलिए लोग उसे बुलाते नहीं थे। अगर मजदूर मिलते ही नहीं हो और बहुत मजबूरी हो और या बिना काम की मजदूरी देनी हो, मुफ्त की मजदूरी देनी हो, तो बात अलग है। ऐसे समय में सिरचन को बुलाया जा सकता था, नहीं तो काम का समय हो तो उसे कोई बुलाता भी नहीं था। लेखक कहते हैं, आज भले ही इस सिरचन को हम मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, ऐसा एक समय था जब उसकी मड़ैया यानी उसकी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। देखिए, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि आज के ज़माने में हम भले इस सिरचन को मुफ्तखोर कहे, कामचोर कहे या चटोर कहे। चटोर का अर्थ है स्वाद लोलुप, यानी जिसे खाने पीने की चीज़ें बहुत पसंद है, खाने पीने का जिसे बहुत शौक है, उसे कहते हैं चटोर। तो ये चटोर भी कहे। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बड़े बड़े सरकारी अफसर, सरकारी लोग जो थे, उनकी गाड़ियाँ, उनकी सवारियाँ इसकी झोपड़ी के आगे उसके कतार लगी रहती थी और लोग उसे पूछते नहीं तो उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद पता है ना, तारीफ या प्रशंसा करना। तो अपना काम करवाने के लिए ये बड़े बड़े बाबू लोग उसकी खुशामद तक करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। कारीगरी यानी एक प्रकार की कला।
सारे इलाके में ऐसी कारीगरी और किसी के पास नहीं है, सिर्फ तुम ही एक ऐसे कलाकार हो जिसके हाथ में ये कला बची है। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक यानी बांस की जो तीलियाँ होती है उसका बना हुआ पर्दा, उसे कहते हैं चिक। तो इस प्रकार लोग उसकी खुशामद करते थे और उससे अपना काम निकलवा लेते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही माँ से पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा, यानी सिरचन को खाने को क्या क्या देना पड़ेगा। तो माँ हंसते हुए लेखक से कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। माँ लेखक को समझाती है कि अरे तू जा और उसे बुलाकर ला, जब मेरा काम हो तो सिरचन मेरे काम में ऐसे पूजा या भोग की बात कभी नहीं उठाता। पड़ोसी गांव के जो पंचानंद चौधरी है, उनके छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करना यानी बेइज्जत करना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे ही सामने एक बार पंचानंद चौधरी का जो छोटा लड़का था उसको इस सिरचन ने उसकी इज्जत उतार दी थी, उसे अपमानित किया था। क्या कहा था कि तुम्हारी भाभी जो है वह नाखून से काट कर तरकारी पसरती है, मतलब बहुत छोटी छोटी तरकारी यानी सब्जी कि नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, मतलब इतना छोटा छोटा परोसती है कि मेरा पेट ही नहीं भरता। इस प्रकार उसने अपमानित कर दिया था। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। इस प्रकार खाने के कारण सिरचन ने उस पंचानंद चौधरी के लड़के को अपमानित किया था कि हमारे यहाँ गरीबों में ऐसे इमली का रस डालकर कढ़ी बनाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो दही वगैरह जो है उसकी कढ़ी बनती है, लेकिन तुम्हारी वह घरवाली क्या करती है, तुम्हारी भाभी क्या करती है, इस प्रकार खाना परोसती है। और इस प्रकार उसने सबके सामने उस पंचानंद चौधरी के लड़के को अपमानित कर दिया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। और इसलिए लेखक कहते हैं कि जब भी कभी सिरचन को बुलाने की बात आती तो माँ को मैं पहले ही पूछ लेता था उसके खाने पीने की चीज़ों को लेकर। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती थी, हुलसकर यानी बड़ी ही उत्साहित होकर बड़ी ही खुशी से माँ उससे बात करती और खुशी खुशी उससे कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। आज मैं दही बना रही थी, मक्खन निकाल रही थी और इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, सभी ये खाने पीने की चीज़ें हैं और ये तुम्हें बहुत पसंद है। और बड़ी बड़ी बेटी जो है उसने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब मोती की ये शीतल पार्टी यानी मोती यानी एक प्रकार का घास होता है, उस घास से जो चटाई बनाई जाती है उसे कहते हैं शीतल पार्टी, यानी जो बड़े प्रकार की घास यानी गवत जो होता है उससे ये बनाई जाती है। तो बड़ी बेटी जो है उसके ससुराल से हमें यह संवाद आया है कि उसकी जो ननंद है वह रूठ गई है, उसे मोती की शीतल पार्टी चाहिए और वही मुझे बनवा कर चाहिए तुमसे, और इसलिए सिरचन को बुलाया है। लेकिन बुलाने काम से पहले वो खाने पीने की सारी बात उसे बता देती है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, अपनी नुकीली जीभ जो है उस नुकीली जीभ को संभालकर वह कहता है, हंसता है कि घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ, यानी घी की रोटियां ही मैं अभी खाकर आया हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। मतलब शादी ब्याह का ये मौसम चल रहा है और इसलिए जरा भी खाली समय नहीं मिल पाता। सिरचन जाति का कारीगर है, यानी बहुत बढ़िया ये कलाकार है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा भी है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैंने बचपन में कई बार घंटों तक एक वहाँ बैठकर उसके काम करने का तरीका जो है, ढंग जो है, शैली जो है वो मैंने देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। ओके, लेखक कहते हैं कि उस जो मोटी घास जो है उसको बड़े तन मन धन से वहाँ पर एकाग्र होकर बड़े जतन से बड़े ध्यान लगाकर वो उसकी कुच्ची बनाता है, उसका गुच्छा बनाता है और फिर उन कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन उसका समाप्त हो जाता है, पूरा दिन उसका बीत जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में, उसकी तल्लीनता में जरा भी बाधा पड़ी
कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। देखिए, जब सिरचन काम कर रहा होता है तो उसमें बीच में बाधा डालना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने काम करते समय उसकी तन्मयता में, उसकी तल्लीनता में बाधा डाली तो समझो सांप की तरह वह आप पर फुफकार उठेगा, आप कर पलटवार करेगा। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है। यानी सिरचन अगर काम कर रहा हो और कोई अगर उसे बताए कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा अगर किसी ने बीच में बात करके उसके काम को टोका तो आपका काम वहाँ पर बनेगा ही नहीं। वह जो कहता है कि किसी दूसरे से यह काम आप करवा लीजिए। सिरचन मुँहजोर भले ही है लेकिन कामचोर नहीं है। बोलने में भले ही वह फक्कड़ है लेकिन वह कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। देखिए, सिरचन के बारे में लेखक क्या कहते हैं कि बिना मजदूरी से काम करने वाला ये सिरचन है। सिर्फ पेट भर भात खाकर, पेट भर खाना खाकर काम करने वाला ये कारागर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाला यानी तीखापन। लेखक कहते हैं कि भले ही खाने पीने की चीज़ें लेकर वो काम करता हो लेकिन खाने पीने में कोई कमी हो तो चलेगा, दूध में मिठाई नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन बाद में अगर तीखापन हो तो वह बर्दाश्त नहीं करता, सीधा काम छोड़कर वह निकल जाता है। तो तीखी बात सुनना उसे पसंद नहीं है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, यानी स्वाद लोलुप, खाने पीने की चीज़ें उसे बहुत ही पसंद है और इसलिए सिरचन को लोग चटोर समझते हैं, स्वाद लोलुप समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध यानी इन सब की व्यवस्था पहले कर लो और तब सिरचन को बुलाओ। यानी सिरचन से अगर आपको कोई काम करवाना है तो पहले आपको ये सारी चीज़ें घर में उपलब्ध करानी होगी और इसका प्रबंध करो, इसकी व्यवस्था करो और फिर सिरचन को काम के लिए बुलाओ। दुम हिलाता हुआ वह हाजिर हो जाएगा। अब खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। लेखक कहते हैं कि खाने पीने में अगर आपने कमी की तो आपके काम की चिकनाई भी खत्म, यानी आपका काम भी अच्छा नहीं होगा, जैसे तैसे काम करके वह निकल जाएगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, काम पूरा भी नहीं करेगा। अगर खाने पीने की चीज़ें अच्छी, उसको जिस प्रकार की चीज़ें पसंद है उस प्रकार की चीज़ें अगर खाने में नहीं मिली तो आपका काम अधूरा रखकर वो खड़ा होगा और कहेगा, बहाने बताएगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी भी नहीं। देखिए, खाने पीने की चीज़ें अगर पूरी मात्रा में दी तो आपका काम अच्छा होगा, नहीं दी तो आज तो कमर में दर्द है, आज तो सिर में दर्द है, आज तो पेट में दर्द है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, ऐसा कहकर जो निकल जाएगा तो किसी दिन मतलब कभी भी नहीं आएगा और आपका काम जैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार खाने पीने की चीज़ें अगर अच्छी हो तो काम आपका अच्छा होगा। इस प्रकार की सिरचन की आदत थी। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। देखिए, इतने सारे जो काम है, ये घास, तीली, बांस, इससे बनाने वाले शीतल पाटी हो, चीक यानी पर्दा हो, शीतल पानी यानी चटाई हो, सतरंगे ढोर के मोड़े हो, भूसा चुन्नी गाय के लिए रखने के लिए जूमूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनवाए जाते हैं, हलवाओं के ताल बनवाए जाते हैं सूखे पत्तों के वगैरह। तो ये सारा काम करने वाला सिरचन अब अकेला कारीगर है, गाँव में उसकी तरह कारीगरी और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, यानी निरर्थक एक तरह से कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी चीज़ों की, ऐसा अब लोग समझने लगे हैं। बेकाम का काम मतलब जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए, लोग जो है अब इस प्रकार का बेकाम का काम समझते हैं कि उसे मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं, खाने पीने की चीज़ें दो, काम पूरा होने पर एक हाथ नया कपड़ा या पुराना कपड़ा हो तो वो उसे दे दो और उसे विदा कर दो।
इस प्रकार बिना मजदूरी दिए खाने पीने और ऐसे कपड़ों के आधार पर उससे काम लिया जाता था। ऐसा देने पर सिरचन कुछ नहीं बोलेगा ऐसा लोग समझते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी उतना ही कारगर है। जिस प्रकार इस शीतल पाटी चीक वो बनाने में वह कारीगर है, उस प्रकार बात करने में भी वह उतना ही बढ़िया कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर लेखक कि जो भज्जू महाजन है उनकी जो बेटी है वह सिरचन की बात सुनकर ऐसे ही तिलमिला उठी थी, गुस्सा हो गई थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो सिरचन कहता है बड़ी बात है ही बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यानी सिर्फ दाल रोटी खिलवाकर कोई इस प्रकार की काम करवा लेता है कोई। सिरचन ने मुस्कुराकर ये जवाब देता है यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। और यह बात सुनकर वो बेटी जो थी वो तिलमिला उठी थी, गुस्सा हो उठी थी। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन जो थी वो पहली बार ससुराल जा रही थी। अब लेखक अपने घर का वह प्रसंग बताते हैं सिरचन का कि इस बार क्या होने वाला था। लेखक की सबसे छोटी बहन जो थी वो पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू इसका नाम था, और मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी भी दे दी थी, इशारा भी दे दिया था। क्या चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीले न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा था बैरंग वापस, यानी तुरंत वापस। तो मानू का जो दूल्हा था उसने साफ साफ बता दिया था कि मानू जब पहली बार ससुराल आएगी, आपने बड़ी बड़ी पतीलियों में मिठाई नहीं भेजी तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मानू के साथ क्या होना चाहिए, 3 जोड़ी फैशनेबल यानी नई तरीके की चिक यानी वह पर्दे और पटेर की शीतल पाटियाँ यानी चटाई, उसके बिना अगर मानू आएगी तो हम तुरंत वापस भेज देंगे। और इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर माँ ने उसे काम पर तैनात करवा दिया था। और माँ ने कहा था कि देखो सिरचन, इस बार नई धोती तुझे दूंगी, असली मोहर छाप वाली ओरिजिनल धोती तुझे दूंगी, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। माँ ने सिरचन को बता दिया था सारा प्रसंग, और इसलिए उस माँ से उसने कहा कि इस बार ऐसा काम तू कर कि सब लोग देखते ही रह जाए, ऐसा काम मुझे चाहिए। तुझे मैं नई धोती दूंगी और वह भी असली मोहर छाप वाली। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में अब लग गया था। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा था, वो पर्दा बुनने के लिए बैठा। 1.5 हाथ की लगभग बिनाई देखकर ही लोग अब समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। काम इतना सुंदर चल रहा था, सिर्फ 1.5 हाथ का काम हो गया था, लेकिन वो काम देखकर ही लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस बार तो एकदम नए और फैशनेबल चीज़ ही बनने वाली है। मंजली भाभी जो थी लेखक की, उससे रहा नहीं गया। औरतें हमें पता होती है कैसी होती है, टेढ़ी बात करने वाली, चुभने वाली बात कहने वाली। तो लेखक की जो मंजली भाभी थी उससे यह सारा देखकर उसे रहने गया, गुस्सा आया और पर्दे के आड़ से वो बोली, पहले अगर ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मछली भाभी ने चुभने वाली बात कही कि अगर मुझे पता होता कि ये सिरचन असली मोहर छाप वाली धोती देने से इतना अच्छा काम करता है तो मैं अपने भैया को खबर भेज देती और तुमसे ऐसी असली मोहर छाप वाली धोती देकर तुझसे ऐसी अच्छी काम करवा लेती। सिरचन काम में व्यस्त था, लेकिन उसके कानों में यह बात पड़ गई। मछली भाभी की बात सिरचन ने सुन ही ली तो वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर तुम रेशमी कुर्ता भी मुझे देती तो भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। लेखक की माँ जो थी उसकी वह बहू थी, इसलिए वह भी उसे बहुरिया कहता है। और वह कहता है कि सिर्फ मोहर छाप वाली धोती तो छोड़ दो, अगर उसके साथ रेशम का कुर्ता भी तुम मुझे देती तो भी मैं इतनी सुंदर कारीगरी नहीं करता। ये मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी जो है उसका दूल्हा यानी उसका पति अफसर आदमी है और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मछली भाभी का मुँह लटक गया।
सिरचन की ऐसी टेढ़ी बात सुनकर वो उदास हो गई, गुस्सा भी आया। मेरी चाची ने फिर फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। अब चाची ने भी फिर चुभने वाली बात कही। उसकी जो चटोर वृत्ति यानी स्वाद लोलुपता है, उसे टोकते हुए चाची ने बात कही कि अरे मुहर छाप वाली धोती नहीं, अब बेटी की विदाई के समय जो मूंग के लड्डू उसे खाने को मिलेंगे ना, उसके कारण ये चीज़ बन रही है। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। देखिए, जो पर्दे बन रहे थे चीक यानी पर्दे, तो उसमें 7 तारे जगमगा उठे, यानी 7 तारों की जो नक्शी है वह सिरचन ने बनाई थी। 7 रंग के वह 7 तारे थे, सतभैया तारा। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती थी, खाने पीने की भी सूध नहीं रहती थी, यानी भूख प्यास वह सब जैसे भूल जाता था, इतना वो काम में मग्न रहता था। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। निगाह डालना यानी देखना। तब जब वह अपना काम कर रहा था, काम में वह तल्लीन था, तो उसे जो खाना दिया गया उसकी तरफ उसने निगाह डाली, तो खाने में मात्र था चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, लेखक ने देखा सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई थी। गुस्सा चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। तो लेखक कहते कि मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा कि आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा यानी नाश्ता, सिर्फ चूरा और गुड़ उसे नाश्ते में दिया है। तो माँ जो थी वह रसोई घर के अंदर पकवान यानी जो खाने पीने के पदार्थ है वो बनाने में व्यस्त थी। तो माँ बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो सिरचन कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, बिल्कुल अछूता, यानी सिरचन ने उस गुड़ के ढेले को जहाँ पर छुआ तक नहीं, सिर्फ चूरा उसने खाया था नाश्ते में। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी जो थी वह उसकी भौहें तन गई। उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने क्या किया, मुट्ठी भर बूंदियाँ उठाई और सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? सिरचन ने ताना मारा, क्योंकि मंजली भाभी ने क्या किया था, वह मुट्ठी भर बूंदियाँ लेकर आई थी, लेकिन पड़ोसी कैसी थी, जैसे फेंक दी थी सूप में। और जब सिरचन ने यह दृश्य देखा तो उसने भी टोकने वाली बात कही कि मंजली बहुरानी अगर अपने मैके से कोई मिठाई वगैरह लाती है तो क्या इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अपने मैके का नाम सुनकर, अपने मैके का उद्धार होता देखकर मंजली भाभी जो थी वो रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर माँ से कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नेहर और ससुराल की बात क्यों करेगा वह? नेहर यानी मायका, तो किसी मायके और ससुराल यानी नेहर और ससुराल की बात वह क्यों करेगा? तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, तुम उसका बहुत लाड़ प्यार करती हो और इसीलिए ये सिर पर चढ़ा है और हमारे नेहर और ससुराल की बात वह करता है। मंजली भाभी जो थी वह माँ की दुलारी बहू है, यानी बहुत प्यारी है। माँ तमक कर गुस्से से बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अब यहाँ पर माँ जो है सिरचन को जैसे तैसे समझाती है कि अरे तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो तो काम ही करो, हमारे बहुओं से या घर वालों से बात लगने की, मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कहो। सिरचन का मुँह लाल हो गया, सिरचन को गुस्सा आया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी चीख में वो फंदे डालने लगा, यानी अपने काम में मग्न हो गया। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब किसी की बात पर ध्यान मत दो। मानो जो यहाँ पर शीतल पार्टी और पटेर वगैरह लेकर जाने वाली थी, चीक लेकर जाने वाली थी, वह क्या करती है, वहाँ पर सिरचन को खाने की चीज़ें देती है और कहती है कि अरे बहु बेटियों का घर है,
अलग अलग प्रकार के सदस्य घर में है, अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, तुम क्या करो, किसी पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करो। और इस प्रकार वह सिरचंद को अपने काम में लगा देती है। आगे क्या होता है यह हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।